मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट फिजिक्स का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। जो आपका इको होता है यह आपका साउंड का रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। साउंड का आप रिफ्लेक्शन के वजह से होता है, ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये आपको जो क्वेश्चन में मांगा है, रिफ्लेक्शन जो इको होने के लिए आपका जो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपका 17 मीटर होना चाहिए, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो इको जो होगा आपको कितना टाइम तक ये सुनाई देगा, ये आपका 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक आपको इको जो होगा ये सुनाई देगा। ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये रिफ्लेक्शन के वजह से होता है, मिनिमम डिस्टेंस इको होने के लिए 17 मीटर का ज़रूरत होता है, और ये आपका 0.1 सेकेंड तक आपको सुनाई देगा। जो आपका ध्वनि होता है, साउंड होता है, ये एक आपका मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव क्या है? जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक माध्यम का ज़रूरत होता है, मीडियम का आवश्यकता होता है, वो होता है आपका मैकेनिकल वेव। मतलब साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। साउंड मान चलो इधर से इधर तक जाने के लिए इसको एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। वो मीडियम कुछ भी होता है, हो सकता है एयर हो सकता है, लोहे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीडियम ज़रूरत होता है। लेकिन आपका जो लाइट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपका लाइट होता है। लेकिन आपका जो साउंड होता है ये मैकेनिकल वेव होता है। साउंड आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, साउंड जो है ये वैक्यूम के अंदर नहीं जा सकता। वैक्यूम क्या होता है? ये खाली स्थान। लेकिन साउंड को जाने के लिए स्थान चाहिए, मीडियम चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डोज ए ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। जो आपका ब्लैक बोर्ड है ये क्यों काला दिखता है? देखिए, जो ब्लैक आपका होता है ये हर कलर को ये ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब ऑब्जर्व ऑल कलर, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर भी हो जाएगा। ब्लैक जो होता है, जो आपको ब्लैक दिखता है, ये क्या करता है? सब हर तरह के कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन इसका अपोजिट होता है आपका व्हाइट। व्हाइट क्या करता है? जितने भी कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जितने भी कलर होता है ये आप उसको व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं समर का सीजन में आप व्हाइट वाला कपड़ा पहनिए, क्योंकि व्हाइट क्या करता है? जितने भी आपका रेडिएशन आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी आपको ठंडा महसूस होगा। ब्लैक क्या करता है? आपको सब कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, ब्लैक कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं। मास के लिए लिखते हैं केजी, एक्सीलरेशन के लिए लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट भी हो जाता है, और न्यूटन भी इसको लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है आगे बताऊंगा आगे आने वाला क्वेश्चन में। फोर्स का जो ये होता है एसआई यूनिट, और एक होता है सीजीएस यूनिट, जिसको हम डाइन बोलते हैं। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। पास्कल होता है आपका प्रेशर का, वाट होता है आपका पावर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। इनमें से कौन सा एक अच्छा जो थर्मल कंडक्ट कर सकता है? ये होता है आपका, सॉरी ये लिखा है वन नॉट होगा, सॉरी गलती हो गया, नॉट नहीं, बेड लिखा है, सही लिखा है, बेड थर्मल कंडक्टर लिखा है। मतलब इंसुलेटर के तरह काम करता है। ये होता है आपका ग्लास। ग्लास क्यों एक बेड कंडक्टर होता है? क्योंकि ग्लास के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोज्डली पैक है। एक गुड कंडक्टर होने के लिए, सुचालक होने के लिए आपको उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना जरूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तभी वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। कंडक्टर बनने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का
जो स्थान बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपका ग्लास होता है, ग्लास का अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोज्डली पैक होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है आपका इंसुलेटर के जैसा काम करता है, यानी बेड थर्मल कंडक्टर होता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, आपका कॉपर है, आपका सिल्वर है, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए क्योंकि इनके अंदर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये इसीलिए गुड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर कौन हो जाएगा आंसर? ग्लास इज द राइट आंसर। ग्लास जो होता है आपका ये एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ये आपका क्वेश्चन कई बार देखे होंगे आप एग्जाम में। ये होता है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड। हु इन्वेंटेड द फास्ट वर्किंग लेजर? जो आपका लेजर होता है उसको पहले कौन इन्वेंट किए थे? ये आपका T.H. मियामान ने इन्वेंट किए थे। जो आपका लेजर का फुल फॉर्म भी आपको पूछ लेता है कभी कभी। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेजर का फुल फॉर्म। एक T.H. मियामान ने इसको इन्वेंट किए थे। जो आपका रॉयटेंगन जी है, ये आपका जो आपका एक्सरे डिस्कवर किए थे। एक्सरे आपका डिस्कवर कौन किए थे? रॉयटेंगन ने किए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज कॉल्ड। मतलब जो आपका गाड़ी के अंदर आपको ऐसा एक बॉक्स दिखता है जिसमें लिखते हैं किलोमीटर, कितना किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल की है, 2000 या 3000। ये जो मीटर दिखाता है कितने डिस्टेंस गाड़ी जो आपका बाइक ने व्हीकल ने ट्रैवल कर चुका है, ये होता है आपका ओडोमीटर शो करता है। लेकिन आपका गाड़ी में आप दिखे होंगे, इधर लिखा होगा 10, 20, 30, 40, ये जो होता है ये होता, और ऐसे एक क्लॉक के जैसे होता है ये जो होता है आपका स्पीडोमीटर होता है। कितना स्पीड चल रहा है गाड़ी, ये इंडिकेट करता है। लेकिन इसका नीचे आप देखे होंगे जो आपका गाड़ी कितने किलोमीटर चला हुआ है, आप एक जगह दिखते हैं, वो होता है आपका ओडोमीटर। थर्मोमीटर जो है आपका टेम्परेचर नापता है, और बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट हो गया, अभी बताया, पास्कल हो गया इसका यूनिट। प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स P इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको लिखते हैं प्रेशर को। न्यूटन हो गया आपका जो फोर्स का यूनिट, और आपका वेबर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका वेबर हो गया। आपका हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, ये आपको याद रखना है सारे का सारे। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ये आप सबको पता होगा, ओम को हम कैसे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल होता है। जो ओम थे सर ओम जी ने, जो जर्मनी का एक साइंटिस्ट फिजिशियन हुआ करते थे, वो आपका रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे, इसीलिए इनका नाम पर उसका जो यूनिट है ओम रखा गया है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू L अपन में एरिया, लेंथ अपन में एरिया होता है, L/A लिखते हैं इसको। यानी आपका जो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया के साथ इन्वर्सली। मतलब लेंथ बढ़ेगा, कुछ भी चीज़ का लेंथ बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन एरिया के साथ उल्टा है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और जो ओम्स लॉ है, ये भी आपको याद रखना है, V इज इक्वल्स टू IR। V क्या होता है? आपका वोल्टेज होता है। I क्या होता है? आपका करंट होता है। रेजिस्टेंस होता है R। ये होता है आपका ओम्स लॉ। फैराडे और ओम अभी बताया। जो वेबर होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। फैराड होता है जो आपका कैपेसिटेंस का होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है आपका फैराड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी?
ह्यूमिडिटी नापने के लिए इनमें से कौन सा जो डिवाइस हम यूज करते हैं, ये होता है आपका हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपका जो एयर में, वायु में कितना वाटर वेपर का अमाउंट को, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो आपका एयर में, वायु में वाटर वेपर होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जो और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, मान चलो एयर में कितना है वो कितना रख सकता है इंटू 100। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बोला जाता है, एयर में अभी कितना है, जो आपका वाटर वेपर कितना है, डिवाइडेड बाय वो कितना रख सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी गुना में 100 क्यों करते हैं, हमको पता है जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इसलिए 100 का गुना किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी होता है आपका वाटर वेपर कितना है एयर में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बोला जाता है, कितना अभी है वो डिवाइडेड में कितना रख सकता है गुना में 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापते हैं किसमें, हाइग्रोमीटर में नापते हैं। और एक कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोमीटर एक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड में नापता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नापता है आपका हाइड्रोमीटर। एनीमोमीटर आप सबको पता होगा, ये विंड वेलोसिटी नापता है, विंड वेलोसिटी में नापता है आपका एनीमोमीटर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए जो दोनों चीज़ बताऊंगा, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये आप सबको पता होगा, मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपका डायरेक्शन भी मिल जाएगा, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है मिल जाएगा, इसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो जो देखिए अभी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पहचानने के लिए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कुछ चीज़ में कुछ हद तक ये आपको हेल्प करेगा। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, मान चलो इधर कहीं ए स्थान पर हरि ने निकला, इधर गया, फिर इधर जाके उसका डेस्टिनेशन में पहुंचा, मतलब ये हो गया आपका, मान चलो 10 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर। टोटल पाथ कितना कवर किया हरि ने, 10 + 5 15 किलोमीटर कवर किया, ये होता है टोटल पाथ जो कवर किया, ये होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट रूट, देखिए इधर से जा सकता है, तो ये जो हो गया इसका शॉर्टेस्ट रूट हो गया, ये शॉर्टेस्ट रूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए, तो देखिए अभी बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का क्या रिलेशन है, संबंध है। देखिए डिस्टेंस जो होता है, जहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखेगा आपको आंख बंद करके स्केलर क्वांटिटी लगा लेना है, और जहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी लगाना है। देखिए इसी तरह से हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, आपका जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस आया तो स्पीड कैसा हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेस अपन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। देखिए ये वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं बोला था क्या होगा, वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्पीड हो गया आपका स्केलर और वेलोसिटी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे और निकालोगे आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जो आपका वेलोसिटी अपन में टाइम। तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी हम अभी देखे थे, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपका एक्सीलरेशन भी क्या कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे और एक निकल के आता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो अभी देखे एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो फोर्स के अंदर एक्सीलरेशन है, यानी फोर्स भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो इधर आपका पता चल गया होगा जो स्पीड होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी राइट आंसर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। जो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। मैं अभी अभी बताया फोर्स क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। टॉर्क जो होता है ये आपका लिखते हैं आर गुना में फोर्स गुना में साइन थीटा। तो जो टॉर्क होता है इसमें भी फोर्स आ रहा है, फोर्स अभी हम देखें फोर्स कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट तो वेक्टर क्वांटिटी ही है, तो और बच गया कौन, स्पीड इज द राइट आंसर। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो 4-5 स्केल है उसका उनको कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है, बता देता हूँ अभी। C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 K-273/5 इज इक्वल्स टू R/4। मतलब C फॉर सेंटीग्रेड बाय सेल्सियस होता है, F फॉर फ़ारेनहाइट होता है, K फॉर केल्विन और R फॉर रेमर स्केल होता है। मतलब ये फार्मूला आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन या फ़ारेनहाइट या रोमर्स के कन्वर्ट करने में, मान चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ये फार्मूला काम आएगा। अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में या केल्विन में या रोमर में, या केल्विन को रोमर में, फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में, कोई भी इन चारों में से किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला आपको काम आएगा, ये आपको लिख के रखना है। अभी पता है बताया है आपका जो टेम्परेचर जो प्योर वाटर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री पर फ्रीज होता है, आपको सबको पता होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है, बर्फ़ हो जाता है। तो आप इधर फार्मूला में डाल दीजिए C/5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में मांगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ये उसका फार्मूला हो गया। C जगह में आप सेंटीग्रेड में पता है 0 डिग्री में होता है, ये आप रख के देख लीजिए, आपका निकल आएगा कितना 32 डिग्री निकल के आएगा। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में आपका वाटर जो है ये फ्रीज होता है। ऐसे आप निकल सकते हैं जो फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर कितने डिग्री पर बॉयल होता है, यानी बाष्प होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, ये आप ये फार्मूला से भी कर सकते हैं, यही फार्मूला काम में आ जाए। आपको सबको पता है सी में कितने रखेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, सेंटीग्रेड में आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इधर सी रख के देख लीजिए, आपका टोटल निकल के आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका जो फ़ारेनहाइट स्केल में आपका जो वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट सा सवाल ये भी बता देता हूँ, अब जो फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल ये कब मिलते हैं, जब -40 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट आप ये फार्मूला भी रख कर देख सकते हैं, C/5 F-32/9 जो था, इसमें C जगह में -40, F जगह में -40 रख के देख लीजिए, ये बराबर आएगा। यानी फ़ारेनहाइट स्केल सेंटीग्रेड स्केल कितने डिग्री पर मिलते हैं, आपका -40 डिग्री पर। और फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल मतलब ये होता है वेपर होता है, और 32 में फ्रीज होता है, आपको याद रखना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग। देखिए आप सबको पता है न्यूटन का जो 3 नियम के बारे में, उसका जो फर्स्ट नियम है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो, ये आपका सही आंसर रहेगा। लॉ ऑफ गैलीलियो बोलते हैं, इसके साथ साथ लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शिया भी बोलते हैं आपका न्यूटन का पहला वाला नियम को, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये पहला जो अर्थ में आपका सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये आपका पोल पर होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और मिनिमम होता है आपका इक्वेटर के रीजन में, इक्वेटर में सबसे कम होता है, और 0 हो जाता है कहाँ पर, अर्थ का सेंटर पर, अर्थ का सेंटर पर ये होता है 0। ये तीनों का तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करके दोस्त को भी, 1-2 दोस्त को भी शेयर कर देना। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाए हूँ, तो अच्छा कमेंट आएगा, लाइक आएगा, तो फिर दोबारा बनाने के लिए ऊर्जा मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।